Namaste and welcome to this exciting episode of Sattology, debunking mythology. Sattology means science of truth or study of truth. Opposite of that is mythology, which means science or study of fake, lie or imagination. आप सबके Sattology के नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। हमारी सारी विभूतियां जुड़ चुकी हैं और आज हम लोग जो विषय पे बात करने वाले हैं वो आपके सामने है। You will get a very unbiased analytical reports without jingoism, without sensationalism ऑन सतोलॉजी चैनल। तो जरूर देखिए हमारे जियो पॉलिटिक्स शोज आप लोग और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए वीडियोस को सो दैट आवर रीच इंक्रीज। So without delay, let us welcome Shri Vibhuti Jha from Jaipur Dialogues and many other public. He is a public figure in United States, Indian American community. और देश कपूर जी from दृष्टिकोण, Sharad Mohan ji, the author of multiple books and our Sattology important member है from Sattology. सो विभूति जी, पहले शुरू करने से पहले शायद मोस्ट ऑफ द दर्शकों को मालूम नहीं है कि अमेरिकन पॉलिटिक्स में चल क्या रहा है, ये टेक्सास बॉर्डर पे क्या चल रहा है। एंड मेनी पीपल वांट टू नो फर्स्ट हैंड। भारतीय लोगों को या इंडियन अमेरिकन को भी शायद समझ में ना आए वेयर हाउ व्हाट इज हैपनिंग ऑन द सदर्न बॉर्डर। आपने तो बहुत अच्छी शुरुआत की है सदर्न बॉर्डर देश के लिए, क्योंकि हम लोग सब अमेरिका में रहते हैं और वहाँ जो हो रहा है उसका असर हम लोगों पे होगा। सो बड़ा इंटरेस्टिंग सा ये मामला है कि सारे रिपब्लिकन गवर्नर्स ज्वाइन कर गए हैं टेक्सास को सपोर्ट करने के लिए, बॉर्डर प्रोटेक्शन के लिए। और इसकी एक सेंटेंस में ये कहूँगा कि करंटली जैसे हम देखें तो दिस कंट्री ऑफ इमिग्रेंट्स is at a stretch because of illegal immigration in the way that is happening on the southern border. और ये जो है इसके काफ़ी वीडियोस आए हैं जिसमें कि ये पता चलता है कि ये सारा प्लान था। ये कोई अचानक की दुर्घटना नहीं हुई है। ये बिल्कुल प्लान्ड स्ट्रैटेजी थी, जिसमें कि विवेक रामास्वामी ने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें कि प्रेसिडेंट बाइडेन जो थे 10 साल पहले उन्होंने ये कहा था कि हम जो है बॉर्डर पूरा खोलेंगे और लोगों को आने देंगे। तो ये जो है ये दूसरा एक बड़ा इंटरेस्टिंग बंदा था जिसने कि मैंने उसको ट्वीट भी किया है कि उसने बताया कि ये तो यूनाइटेड नेशंस का प्लान है फॉर द ओपन बॉर्डर, जो कि जॉर्ज सोरोस पढ़ता था, द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करता था। तो ये जो है सिचुएशन, एक और बात इसमें आती है कि प्रेसिडेंट बराक ओबामा, आई थिंक इट वाज हिम who said after he became president, he said that I want to change the country fundamentally. So ये सब चीजें जो है आप कहते हैं कि you connect the dots, then you see what is happening. And we are all immigrants. We are being attacked in this country. We are a total law-abiding citizens, but we are being attacked. We are also being attacked along with others. So you are looking at a scenario, illegal immigration जो है, जो हो रहा है अभी। यहाँ तक कि डेमोक्रेटिक पार्टी का प्लान है कि ये 11 मिलियन लोग हैं, जिसमें कि somebody had made a mention of that, some very prominent guy, I forget his name right now, that the real numbers of illegal immigrants is 22 million. उसके अलावा ये भी पता नहीं है कितने लोग भाग चुके हैं, अंदर घुस चुके हैं, उनका कोई पता नहीं है लोगों को। तो यू आर लुकिंग एट ए सिनारियो, जैसे हमारे लॉन्ग आइलैंड एक्सप्रेस पे अगर आप 1 मिलियन गाड़ी इकट्ठे आ जाएगी तो ट्रैफिक जाम हो जाएगा, करेक्ट? तो ये चक्का जाम वाली बात है साहब अमेरिका में जो हो रहा है। ये क्लियरली डिवाइड हो रहा है अमेरिका बिटवीन रेड एंड ब्लू नाउ। यहाँ तक कि जब टेक्सास के गवर्नर ने लोगों को भेजना शुरू किया सैंक्चुरी सिटीज और सैंक्चुरी स्टेट्स में, अब वहां पे हाहाकार मची हुई है। शिकागो से लेकर न्यूयॉर्क में लेकर कैलिफोर्निया, सारे जगहों पे हाहाकार मच रहा है। और ये इमिग्रेंट्स जो है एक दूसरे के खिलाफ हो रहे हैं, कोई नहीं पसंद कर रहा है। न्यूयॉर्क सिटी की तो हालत खस्ता हो गई है, आप सबों को मालूम है कहाँ पे क्या हो रहा है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा ये भी मामला था कि गवर्नर एबट जब उनका जो है फेडरल गवर्नमेंट से बॉर्डर प्रोटेक्शन के लिए जब वो कह रहे हैं कि इट इज द फेडरल गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट द बॉर्डर, if it is not doing it, I am going to protect my border and I have the right to do that, constitutional obligation to do that. तो ये जो गवर्नर एबट इंडिया में थे 26 जनवरी की सेलिब्रेशन के लिए, और उन्होंने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के साथ बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही कि इंडिया एंड यूनाइटेड टेक्सास शेयर द सेम बॉर्डर कंसर्न्स दैट वी हैव।
So think about it from that perspective. It's a very serious issue that democracies are being held responsible for welcoming all immigration, but nobody is taking those who are championing that, they are fighting away from it. तो ये सब चीजें बाहर हो रही हैं, ये एक अच्छी बात है कि ये सब चीजें बाहर आ रही हैं, इसके बारे में चर्चा होनी चाहिए. You and I, all of us are immigrants here. So we are not against immigration. We are against what is happening for the purpose for which it is being done. And Democratic Party जो है वो भी कर रही है कि give these people the right to vote. Now you know why Biden doesn't want to campaign in the election. He doesn't have to. He has guaranteed votes coming. और अब जैसे 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 दिखार हो रहा है कि बहुत जगहों में बहुत सारे वोट्स जो काउंट हुए थे सब नकली वोट्स थे, ये भी पता चल रहा है. तो डेमोक्रेसी की जो एक वीकनेस है कि यू आर नॉट गिल्टी अंटिल प्रूवन, एविडेंस बहुत बाद में आता है. इसके कारण क्या होता है कि आप कुछ लांछन लगा सकते हैं और आप बच भी जाते हैं. So there are many issues which are arising out of this illegal immigration part of it. Humanitarian, refugee problems. So there is another problem here. कि भाई आप जो यहाँ पे बिलियंस खर्चा करके आप ला रहे हैं, यूक्रेन में पैसा दनादन खर्च किए जा रहे हैं, इमिग्रेशन पे सोल्यूशन इसलिए नहीं निकल रहा है कि आप यूक्रेन फंडिंग को उसके साथ जोड़ रहे हैं. US is in a mess. Our country is in a mess right now. And as Indian Americans, good immigrants to this country, we have to be careful about it, how we fit into the whole thing. And we have to understand who is doing what. And that's what my opening statement on the immigration part would be. देश कपूर जी, इसी क्वेश्चन पे मैं थोड़ा सा और भी ऐड करूंगा क्योंकि आप जियो पॉलिटिक्स बहुत स्टडी भी करते हैं कि व्हाट एल्स इज अ बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर यूएसए टुडे apart from this immigration issue. So please share your views. So I think immigration, namaste, and thank you for calling me again, Aditya ji. And I totally agree with what Vibhuti ji was saying about all the, and wo jo study jo thi 22 million ki, that was the Yale study. Yale ke wahan se aayi thi. So like what is happening, and the way you have differentiated between illegal and legal immigration, I think that is extremely important. And what is happening within this whole immigration का पूरा crisis जो है, ये एक manifestation है. जैसे आप कह रहे थे ना कि US में और कौन सी problems हैं, ये एक manifestation है of a basic breakdown in the social structure itself. Because think of it, एक टाइम होता था जब डेमोक्रेटिक पार्टी वाज एक्चुअली द बैकर ऑफ द वर्किंग क्लास. टुडे इट हैज टोटली अबैंडन्ड द वर्किंग क्लास. It is by focusing on the critical race theory, anti-meritocracy, and like not looking for the poor, it is actually a party which backs white liberal guilty Americans, who are guilty of their own heritage and everything because they have been told that they are supremacists and they are racists, and that has become the bottom line for all these guys. and most of the the middle the mid America jo Rust Belt hai, that is those kind of people who are actually white working class people, and it has totally abandoned everyone. And those people who are educated, guilty, white, liberal Americans, those are the people who are calling the shots in the Democratic Party, and they are the ones. ये पूरा जो woke culture जो था ये शुरू हुआ था वो जॉर्ज फ्लॉयड के बाद, when they suddenly started making the DEI as the basis of everything. एंड हमने सबने सुना होगा वो जब IBM के जो CEO थे उन्होंने बताया कि कैसे जो हिस्पैनिक्स हैं और ब्लैक्स हैं उनकी रिक्रूटमेंट और हायरिंग ज़्यादा होनी चाहिए. अगर नहीं किया किसी लीडर ने, देन हिज और हर बोनस विल बी स्लैश्ड. सो थिंक ऑफ इट, if you come, and he said the Asian Americans are over represented in the corporate culture. Really? Indian American CEO, by the way.
Indian American CEO. Exactly. You know, when we came over to the US after working our backsides off in India, going through that, like we were not, privileged people. We came from middle class or lower middle class. A lot of people here are from very lower middle class, backgrounds in India. They worked their entire career very hard. Their parents, like, put so much of sacrifices, like into their careers. वो इतना काम करके यहाँ आए, एक लीगल तरीके से यहाँ के इमिग्रेंट बने, और यहाँ उन्होंने कम से कम 6 साल, जब तक उनको ग्रीन कार्ड नहीं मिला तब तक ऑलमोस्ट एक स्लेवरी की, क्योंकि जब उनको H1 पे थे उनको कोई पूछता तक नहीं था, राइट? जो कुछ भी करवाते थे वो लोग करते थे. From that background, these people are now saying that these people are privileged, and those people, I know that the black Americans have had a very rough time in this country. Yes, they have gone through slavery. Yes, but they have also had the citizenship of this country and opportunities that this country provided that they could have used and should have used, that they didn't. To say that those people who came here working their backsides off after so much of sacrifice are more privileged than people who had the citizenship here and had all the opportunities and privileges that this country provides is the greatest hypocrisy, especially coming from an Indian American CEO. So, but that is the truth of this country now. ये जो कंट्री है ये एक इलिटिस्ट कंट्री बन गई है, जिसको अंदाजा ही नहीं है कि क्या क्या हो रहा है पूरी दुनिया में. और वर्स्ट चीज जो है वो ये हो गई है कि जैसे विभूति जी ने कहा कि डिफरेंशिएट किया बिटवीन द लीगल एंड इलीगल इमिग्रेशन है, उसमें अगर हम देखें तो हम ये देखेंगे जो लीगल जो इमिग्रेशन थी, दैट वाज बेस्ड ऑन मेरिटोक्रेसी. This is based on patronage and political patronage, which has no basis in meritocracy. आगे आने वाली जनरेशन जो है यूएस की, that is being replaced from a merited population to a favored population. Hispanics, और मैं ये नहीं कह रहा कि Hispanics and जो बाकी groups हैं, they are not as good. They have not been, like, at the moment you hand a victim card to anyone, you've ruined that group. And that is what is happening. Hispanics today are the least educated group in the United States. 11% of over 25 years of age have earned the bachelor's degree, compared to almost 50% and above of Asian Americans. So there is no push. आप यहां आते हो, इलीगल हो, आपको एमनेस्टी मिल जाती है, आपको ग्रीन कार्ड मिल जाता है, आपको सब कुछ मिलता है. हम जो वर्क कर रहे हैं, हम पीछे वाली लाइन में चले जाते हैं. तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आगे आने वाली जनरेशन जो है अमेरिका की, वो किससे रिप्लेस कर रहे हैं हम? वो रिप्लेस कर रहे हैं एक लेस एजुकेटेड, नॉट बिकॉज दे आर less intelligent. They are extremely intelligent. You go to Argentina, you go to other countries, fantastic. But the people who are coming here are the lowest, from the lowest rung of that society. So उनका जो यहाँ हम रिप्लेस कर रहे हैं जिससे, वो आगे लेस प्रोडक्टिव होगा, लेस एजुकेटेड होगा, लेस अर्निंग होगा, और इनोवेशन बिल्कुल नीचे चला जाएगा. क्या यही हम चाहते हैं? इससे जियोपॉलिटिकल जो कंट्रोल है और जो पावर है, उस पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा यूएस में और इवन इन यूरोप. सो दैट वुड बी माय इनिशियल स्टेटमेंट. हाँ, सडनली विभूति जी थोड़ा गायब हो गए हैं, दिख नहीं रहे, शायद ऑफ हो गए. ही इज जॉइनिंग बैक. शरद जी, प्लीज इसी टॉपिक पे व्यूज शेयर करिए. जय श्री राम टू ऑल द व्यूअर्स. तो मैं इसका आंसर थोड़ा सा आज फिलोसफिकल एंगल से दूंगा. आज मैंने बोला आज, सो इज टुडे.
तो ये जो हम लोग अभी दोनों वक्ताओं का व्यूज वाज ऑसम. आई एग्री विथ लॉट ऑफ देयर ऑब्जर्वेशन. बट बॉर्डर सिक्योरिटी एंड सॉरी, ये जो इमिग्रेशन है और ये जो बॉर्डर्स की बात हो रही है, ये बेसिकली क्यों जरूरत पड़ती है? तो मुझे लगता है कि देर आर थ्री थिंग्स. वन इज द फिलॉसफी ऑफ अ नेशन. किस कारण से राष्ट्र बना, विजन स्टेटमेंट ऑफ द फाउंडिंग फादर्स. अमेरिका के केस में लिबरल, फ्री वर्ल्ड चैंपियन, राइट, ऑल दोज थिंग्स. दूसरा है सिक्योरिटी कारण से ये इश्यू पे बात होती है, राइट. जैसे कि बाहर से लोग आ गए और यहाँ पे क्राइम करके, जैसे कि बॉर्डर स्टेट्स जो भी हमारा अर्जेंटीना, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, कैलिफोर्निया हो गया, अरिजोना हो गया, वहाँ पे काफी प्रॉब्लम्स है विद पीपल क्रॉसिंग द बॉर्डर डूइंग क्राइम्स एंड ऑल दो थिंग्स. सो एक तो सिक्योरिटी रीजन हो गया. तीसरा हो गया कि शेयरिंग ऑफ द रिसोर्सेस एंड द डिस्ट्रेस इन द सोसाइटी विद द इन्फ्लक्स ऑफ द पॉपुलेशन. ये तीन कारण मुझे लगता है कि कारण हम लोग बॉर्डर पे बात करते हैं, इमिग्रेशन पे बात करते हैं. तो पहला है फिलॉसफी एंड द विजन स्टेटमेंट. तो अमेरिका जो है बना ही था फ्री वर्ल्ड चैंपियन, डेमोक्रेसी वगैरह के लिए. तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव अमेरिका हैज नो बिजनेस टू क्लोज इट्स बॉर्डर. ओके. अमेरिका अगर इतने दिनों तक आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर पूरे फ्री वर्ल्ड का चैंपियन बना है, उसने रिजीम चेंज किया है, उसने बहुत कुछ किया है, तो अमेरिका को जो तुम सो करते हो, जो तुम रोपते हो, वही तुम काटते हो. तो बॉर्डर इमिग्रेशन they should not and we should not crave for border problem because we have it is based on our philosophy, vision statement. दूसरा आता है सिक्योरिटी. हम लोग यहाँ रहते हैं, देन इंडियन अमेरिकन, आवर किड्स आर हियर, वी एंड वी वांट टू प्रोटेक्ट आवर फैमिली, एवरीथिंग इज फाइन. बट सिक्योरिटी की बात जब अमेरिका करता है तो चाइनीज बलून भी आता है इसी अमेरिका में, वो भी बॉर्डर को उड़ के क्रॉस करके आता है. क्या कर लिया हमारे सिक्योरिटी सर्विसेज ने? इनफैक्ट दे हैड इवन प्लान टू कंसील दिस, छुपा के रखना चाह रहे थे इस पूरे चीज को. दूसरा है कि अमेरिका ऑलवेज सेज कि हम तो वर्ल्ड के सारे फोन, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ अफगानिस्तान में रहते हो या फिर आप किसी केव में रहते हो, हम सभी फोन को टैप कर सकते हैं. हमारी सिक्योरिटी एजेंसी और हमारे पास इतना टेक्नोलॉजिकल सुपीरियोरिटी है, तो फिर बॉर्डर का प्रॉब्लम कर सिक्योरिटी रीजन से क्यों रोना है? यू शुड बी नोइंग ईच एंड एवरी पर्सन हु इज कमिंग इनसाइड, ट्रैक देम. तो फिर हम क्यों रो रहे हैं, राइट? एंड द तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई शेयरिंग ऑफ द रिसोर्सेज एंड सोसाइटी बाय डिस्ट्रेस. तो आपने तो पूरे दुनिया से हर जगह से रिसोर्सेज लिया है, तो अब अफ्रीकन पॉपुलेशन जब आ रही है तो उनको पैसे दीजिए ना. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो पॉलिसी रहा है कि हम हर जगह इंटरनेशनल पुलिसिंग किए हैं, चाहे वो मिडल ईस्ट हो, चाहे वो दी ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हो, अफ्रीका हो. तो आप हर जगह पुलिसिंग किए हैं, यानी कि आपने बॉर्डर का उल्लंघन खुद किया है. यू हैव क्रॉस्ड योर ओन बॉर्डर एंड स्टार्टेड डूइंग पुलिसिंग इन सम डिफरेंट कंट्री. तो हमको वी शुड बी द लास्ट पर्सन टू बी सीन जो हम क्रिप कर रहे हैं बॉर्डर पे. नाउ ये हो गया मेरा फिलोसफिकल टाइप ऑफ आंसर. बट द प्रॉब्लम इज कि बॉर्डर रहे या ना रहे, दित्या जी, इन कंट्रीज लाइक इंडिया, जिसका बॉर्डर एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ चाइनीज हमारे नजदीक आ रहे हैं, इंडियंस के नजदीक. आपका जो रोहिंग्या प्रॉब्लम है वो बॉर्डर को भी टच नहीं करता है. वो एक उसके बीच में एक देश है बांग्लादेश, उसके बाद आता है रोहिंग्या. उसके बाद भी दे आर कमिंग टू इंडिया, कटिंग अक्रॉस द बॉर्डर सिचुएशन. तो बॉर्डर जो है ये वेस्टर्न क्रिएटेड प्रॉब्लम है. नेशन स्टेट का डेफिनेशन इन्होंने ही पूरे वर्ल्ड को पिलाया कि नेशन स्टेट क्या होता है, इन्होंने ही लाइन खींचा. तो अब होगी व्हाट यू सो यू रीप. आई थिंक गीता बिल्कुल एप्लीकेबल है इनके ऊपर. एंड आई डू नॉट हैव एनी सिंपैथी फॉर ऑल. दिस इज द कारण ऑफ ऑल द थिंग्स व्हिच हैव बीन डन फॉर इयर्स. दैट विल बी माय इनिशियल टेक. I think with this, अभी टेक्सास गवर्नर एबॉट is gone to India. थोड़ा इस पे what is going on? देश कपूर जी और शिवभूति जी प्लीज शेयर. मेरे को इसमें कोई इंसाइट नहीं है इस इशू. आपकी आवाज नहीं आ रही है. इंटरनेट कनेक्शन प्रॉब्लम.
हाँ वो दिख Are रहा you है वो experiencing the same thing, Sharad ji and Desh ji? नहीं मेरा Not- अभी ठीक है. वी आर गुड. आपका भी ठीक है वैसे. आपका वीडियो क्वालिटी थोड़ा सा ब्लर हो रहा है. But आदित्य जी का गड़बड़ है, शरद जी का गड़बड़ है. नहीं I don't मैं know. हमारा ठीक है एकदम. वी कैन हियर यू, वी कैन सी. दोनों ही आदित्य जी तो फिर दिखाई पड़ रहे हैं, शरद जी तो दिखाई पड़ रहे हैं, वो फिर इंटरनेट गड़बड़ हो रहा है आज. आदित्य जी, I can't hear you, man. इधर तो ठीक है. एवरीथिंग इज ओके हियर. यहाँ हमें सुनाई दे रहा है. बीच बीच में आपका पूरा I नहीं think, हियर आपको भी सुना. we I can see here Sharad ji and Vibhuti ji, Desh ji properly. Okay. और आप can you see me, Desh ji and Sharad ji? हाँ. Yes, Okay. yes. Perfect. Please. तो ये जो ग्रेग एबॉट भारत गए, what is the purpose? क्यों गए ये? What do you think? किससे पूछ रहे हैं? आदित्य जी से. आदित्य जी से पूछ रहा हूँ. वेल आदित्य जी के बिहाफ में मैं एक लाइन ऐड कर सकता हूँ कि डोंट मेस विद टेक्सास और इंडिया. दैट द सेइंग. अच्छा, मुझे लग रहा है ये सीखने गए कि भारत पाकिस्तान को कैसे ठोकता है. तो हमको बताइए जरा थोड़ा सा. और बाद में आइडाहो के आलू भी जुड़े और आइडाहो के ट्रूथ्स भी जुड़े टेक्सास बॉर्डर पे. That's right. And I think it's a very serious situation. और मुझे So- ऐसा लगता है कि फेडरल एंड द स्टेट आर बोथ फाइटिंग एट द तो मेरा जो व्यू है ना वो ये है कि सिर्फ यही नहीं गए. इनसे पहले वो कैलिफोर्निया के न्यूसम भी वो जगह जगह जा रहे थे, राइट. आई थिंक वी आर सीइंग अ ब्रेकअप of the federal structure of America in a certain way, where the states are now saying that this country's leadership is no longer effective in the world affairs. So we are on our own. भैया ये अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है और जो उसकी एस्टैब्लिशमेंट है वो तो हमारे लिए तो धेला नहीं करेगी. तो हमें खुद ही करना है जो कुछ करना है. हम अकेले में ही हैं जो कुछ है. That is why he sees, just like France is seeing India as one of the big markets, and it is in some way, posited in, like I won't say anti-America, but in some way as an adversary in geopolitics to America, both in trade and otherwise. Trade में तो definitely है क्योंकि उनका चलता रहा है लड़ाई इनके साथ. जैसे अब वो बोइंग और एयरबस की जो लड़ाई चल रही है, राइट. बोइंग का वैसे ही भट्टा बैठ रहा है. एयरबस इज कमिंग अप, सो दैट वुड बी द ओनली ऑल्टरनेटिव गोइंग फॉरवर्ड, in many ways. So Modi was extremely intelligent to actually side with Macron because that would be the next industry, like in terms of aerospace. और वो भी इसलिए क्योंकि जो बोइंग है and its alliance companies have invested so heavily into DEI, diversity, equity and inclusion. वो woke politics ने उसका भट्टा बिठाया. जो स्पिरिट जो है जिससे वो कंपोनेंट जो था जिसकी वजह से बोइंग के प्लेन्स में आग भी लगी और वो सब कुछ हुआ, दैट इज वेरी हेविली वेरी स्ट्रॉन्ग इन DEI. और ये जो है प्रॉब्लम ये एयरबस के साथ इतनी नहीं है जितनी बोइंग और अमेरिकन कॉर्पोरेशंस के साथ है. सो इन दैट सेंस इफ यू रियली लुक एट इट, दिस गाय Abbott may be thinking कि भाई it is better to engage with India not as a representative of the Democratic Party and American establishment, but on my own. I have a better chance to actually have an engagement with India and some kind of alliance, and that too after के जो Texas है, that has a very high Indian American population, both in Dallas and Houston. Very, very strong, influential populations actually.
So in that sense, अगर मैं देखूं, तो it makes total sense for Abbott to go there and engage with India on his own. अब न्यूसम ने चाइना को चुना, एबॉट ने इंडिया को चुना. वो डेमोक्रेट है, ये रिपब्लिकन है. तो आप समझ सकते हो कि यहाँ की जो पॉलिटी है, जो फेडरल और स्टेट पॉलिटी है, वो कैसे टूटी हुई है इस समय. इसमें विभूति जी, आपसे मैंने पूछा था, आपने मेरे पर गूगली डाल दिया, तो आप बताइए थोड़ा सा. देखिए, वो मैं इस बात से पूरा सहमत हूँ कि यहाँ पे आज की तारीख में आप देखें तो चिंता की बात है कि डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी, they are at such loggerheads with one another that they are putting country as a sacrificial goat in the process. And देश जी जो कह रहे थे कि फेडरल स्ट्रक्चर है यहाँ पे, तो आप देखिए कि हर एक स्टेट की इंश्योरेंस पॉलिसी, ब्रोकरेज लाइसेंस पॉलिसी, एवरीथिंग इज डिफरेंट. सो स्टेट और फेडरल का जो स्ट्रक्चर है उसमें बहुत ही टसल हो रहा है. एंड द स्टेट्स आर नाउ सेइंग, रिपब्लिकन स्टेट्स आर इन टोटल opposite side of what Biden is doing. And the one point which Deshji said, which I totally agreed with, is that American leadership doesn't matter anymore. और यहाँ पे क्या हो गया है कि जब कहते हैं कि कोई भारी भरकम शरीर एक बार गिरता है तो वो लुढ़कते ही जाता है. So you look at in the US's situation that at $34 trillion debt, this country cannot sustain its own economy anymore. Plus all the expenses that are pounding. So it is leading to a frustration. Blacks are upset with this immigration thing in Chicago, and you have seen it elsewhere, everywhere. There is a tremendous amount of chasm developing, hatred developing, that those people are going to take my jobs away. And then you have people who so sadly say, there's some Democrat congressman said, oh, they are here to pick our laundry and do our farmer job, otherwise we will not be able to do that. It's an insult to humankind. It's a very serious situation. We may not be able to put it in the seriousness of the word that it deserves, but I want people to think about it. कि इस country का हरास जो है ना, वो शुरू हो गया है. $1 trillion of interest payment हो रहा है. ये कहाँ से sustain होगा? चाहे आप immigration friendly हो, we are shelter home, preferred destination for all immigrants. ले क्यों नहीं रहे? Or what is happening to you? Why don't you take it? So this matter has become totally exposed, and thanks to technology, we get to know things very easily. बॉर्डर पे क्या हो रहा है कि 4 दिन पहले आपको पता नहीं चलता है किसी जमाने में. आज तो आपको आंखों देखी खबरें मिलती हैं वहां पे. So when you see who are coming in, there was a report, very dangerous report, that all the people who are coming are soldier fit state of age group. You have seen this report about the Chinese people who are coming in. इसका implication ये है कि किसी समय में कहा जाता था कि America is free from foreign aggression. It's no longer true, sadly, but true. You have so many people who have come in, they're unaccounted for, you do not know who they are. It's not a Republican point of view, it's a human point of view. कौन आ रहा है? क्या अगर आपने एक माइक्रो लेवल पर उनको देखा जाए कि अगर आपने अपने बेटे की और बेटी की शादी की, so there is a guest list. You prepare a guest list. 500 या 100 या 1000 जो भी हो, एक हॉल आप लेते हैं, but it is restricted to people who are invited. It's not meant for anybody to walk in and have a free meal and a free drink or just join in dancing. So everything has a rule and regulation that happens. These people who are coming in, they are breaking your fundamental rule of entering the country. Why would they follow any other rule? So think about it from another perspective, that many places, these immigrants are now, by the way, I must tell you this is yesterday's news I got. In Jackson Heights in New York, Jackson Heights, from 10 o'clock in the morning, immigrants are posing, prostitution racket has gone up because these people have to pay money to people. So drug and prostitution is plenty in Jackson Heights. That's what I was told yesterday. This is what is problem. This is what is happening now, a breakdown of a system where everybody has their own freedom to do anything and claim. That's what is happening.
12 साल के पहले मैंने एक सोसाइटी में एक थिंक टैंक में कहा था कि अमेरिका डिक्लाइन इज नॉट कमिंग, सो डोंट अंडरकट अमेरिका, बट व्हाट विल हैपन इज पॉलिटिकल करेक्टनेस and entitlements, and the political battle is going to destroy this country, and I'm sad that I'm proving to be correct. हमारे अंकित जी तो पहले ही प्रेडिक्ट कर चुके हैं कि इमिग्रेशन इज द इंटरनल मैटर बाहर आ गया, एंड द न्यूयॉर्क, टेक्सास, ये सब कैलिफोर्निया, टेक्सास, ये सब कोलैप्स की लाइन में है। न्यूयॉर्क ऑलरेडी शुरू हो गया है। शरद जी, इसी पॉइंट पे प्लीज आपके अपने व्यूज रखिए जो अभी हम बात कर रहे थे। तो मैं थोड़ा सा 2 लाइन पढ़ना चाहूंगा गवर्नर एबॉट का, इन कोट व्हाट ही सेड इन दिल्ली। ही सेड इन दिल्ली, ग्रेग अबॉट बोल रहे हैं, ईच ऑफ अस सिट्स, ईच मींस भारत और टेक्सास, ईच ऑफ अस सिट्स इन अ क्रिटिकल लोकेशन, इंडिया with China and Russia on their doorsteps, and Texas at the nexus of the United States and Latin America. We share the common values of family, faith, compassion, and hard work. तो आप इसको एनालाइज कर सकते हैं श्रोतागण। मैं ये कहना चाहता हूं कि ग्रेग एबॉट अमेरिका के फेडरलिज्म को एबॉट करें या ना करें, ये भारत के लिए डबल एज तलवार है। वो कैसे कि रिमेंबर जब राहुल गांधी कुछ समय पहले नेशन स्टेट पे यूरोपियन कंट्रीज में स्पीचेस दे रहे थे, वहां के थिंक टैंक और कोलंबिया वगैरह में, ऑक्सफोर्ड वगैरह में, तो वी वर सो इंडियन अमेरिकन्स एंड इंडियंस वर सो एजिटेटेड कि बाहर में जाकर आप अपने कंट्री को, आप जो भी प्रॉब्लम होगा देश की बात देश में करें, राइट। अब ये मुझे लगता है दो धारी तलवार की तरह। फर्स्ट इज कि अगर ये सीक्रेट स्टेट, अब अमेरिका के जो डीप स्टेट रादर, कि अगर ये प्लान है कि पहले टेक्सास के गवर्नर को इंडिया ने होस्ट कर लिया, तो कल को केरला का सीएम को भी अमेरिका होस्ट कर सकता है, कल को डीएमके तमिलनाडु के सीएम को भी अमेरिका होस्ट कर सकता है और उनके स्पेसिफिक इश्यूज पे बात कर सकता है, विच विल बी चैलेंजिंग टू द इंडियाज फेडरल स्ट्रक्चर। और जैसे कि देश जी की बातों से मैं सहमत हूँ, उन्होंने चाइना का एग्जांपल दिया विद कैलिफोर्निया गवर्नर। चाइनीज का यूनिलैटरल पॉलिट ब्यूरो का सिस्टम है, वहां पे स्टेट्स नहीं है। दे कैन ऑलवेज कंट्रोल द नैरेटिव एंड कंट्रोल एनी कोई भी भेड़ अगर कूद के बाहर जा रही है फेंस से, तो वो कंट्रोल कर सकते हैं। इंडिया जो इतना पोलराइज्ड है विद बंगाल, विद डीएमके, रीजनल छत्रप्स आर सो स्ट्रॉन्ग, और कल को ये गेम आप पर खेल दिया जाए रेफरेंसिंग कि भाई आप भी तो होस्ट किए थे टेक्सास के गवर्नर को, तो आई सी दैट एज अ बिग प्रॉब्लम। सो वी शुड बी अनलेस एंड अनटिल हमें फेडरल का गो अहेड मिला हो टू मिलना, इट इज फाइन। बिकॉज एलन मास्क जैसा एक इंडिविजुअल अगर ये कहता है कि भारत को यूनाइटेड नेशन में सीट मिलना चाहिए, इंडिया इज नॉट दैट स्मॉल नेशन जो हम एलन मास्क और जॉर्ज सोरोस, और चाहे वो कितना भी फ्रेंडली या अनफ्रेंडली हो, ये हमें रिकमेंडेशन दे, भले ही एप्पल $1 ट्रिलियन $3 ट्रिलियन का इकोनॉमी हो जाए, सब पेपर का मनी है, राइट। दे कैन नॉट बी दैट स्ट्रॉन्ग कि वो नेशन को हमें, वी हैव टू बी वेरी, इंडियंस हैव टू बी वेरी केयरफुल कि कितने अंदर तक आने दे सकते हैं। और अगर इतना फेडरल का कंट्रोल है टू कंट्रोल द नैरेटिव, then I think this type of experimentation is also good, but I don't think कि इंडिया जब तक नहीं वो 5 से 7 ट्रिलियन की इकोनॉमी पे बैठेगी, तब तक इस तरह का डबल एज तलवार से तलवारबाजी करना, आई थिंक वो प्रभु राम पे ही छोड़ दें। हम अभी उसके लिए तैयार नहीं है। दिस इज माय एनालिसिस एंड अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू। अच्छा, थोड़ा सा ट्रैक हम चेंज करते हैं और यूरोप पे और हम लोग यूके पे चलते हैं। ब्रिटिश आर्मी में के चीफ ने बोला कि वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर वॉर, कॉन्स्क्रिप्शन के लिए उसने आह्वान दिया, एंड रशिया का उस पर वार्निंग गया। इस इंसिडेंट को आप कैसे देखते हैं पूरे पर्सपेक्टिव में, देश कपूर जी एंड देन विभूति जी प्लीज। ये तो अभी आया है यूके का, पर इससे पहले एक और न्यूज़ आई थी कि जर्मन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है उसने एक पेपर निकाला है जो बाहर आ गया। तो उन्होंने ये बोला है कि विद इन दिस नेक्स्ट ईयर इटसेल्फ they were that paper said Germany is actually preparing a war plan
like against Russia, and that war they are saying, they are predicting will happen in 2024. So उन्होंने पूरा वो प्लान बनाया कि कैसे होगा, क्या होगा, एक टेंशन राइज होगी, रशिया विल स्टार्ट डिप्लॉइंग ट्रूप्स एंड मिसाइल्स इन कलिनिनग्राड, और उसके बाद वो एक जगह है सुवल की कॉरिडोर, वहाँ से विच कनेक्ट्स पोलैंड एंड लिथुआनिया, तो एंड इट इज नियर बेलारूस एंड कलिनिनग्राड, तो वहाँ से ये like attack शुरू होगा. And at this time the attack will not be on, say, an ex-Soviet territory, but in a NATO territory. And by summer of 2025 there will be massive deployment even from NATO side, and there will be a full-fledged war. ये German war plan का जो वो पेपर था, जो उनका सीक्रेट था, apparently जो बाहर आ गया, वो ये कहता है. Now it is another matter कि अभी very recently, I think this week itself, और ये पिछले 1-2 दिन में ही, Putin was there in Kaliningrad as well. उस पेपर के निकलने के बाद की बात है. तो it seems to me, जो ये UK ने भी बोला है कि underlying everything there is an understanding that the world is now preparing for war. In fact, somebody was saying somewhere, I think वो मेजर गौरव आर्या ने शायद बोला है कहीं पर कि Modi has said to his chiefs also कि be prepared for war now. So अगर secretly सबको पता है कि कुछ होने जा रहा है, and things are changing, and as we see, we can very clearly understand that things are not quite the way it looks on the surface, then I think like we should be very serious about how we analyze these situations now. Because बाहर जो बातें हो रही हैं वो ऐसे हो रही हैं जैसे सब कुछ नॉर्मल है और ऐसी दुनिया चल रही है, ऐसी चलती रहेगी. शायद ऐसी दुनिया नहीं चल रही और ऐसी दुनिया नहीं चलेगी आगे, क्योंकि आगे एक बहुत बड़ी जंग के जो बादल हैं वो सामने मंडराते दिखाई दे रहे हैं. अगर इन सब रिपोर्ट्स, जैसे यूके की आपने रिपोर्ट की बात की, जर्मन पेपर की बात मैं अगर करूँ, और अगर मैं जो गौरव आर्या जी बोल रहे हैं अगर उनको सत्य मान लिया जाए, तो we have a very serious situation coming up. एक्चुअली बाकी एनालिस्ट की हम बात कर रहे हैं तो जियो इकोनॉमिक्स पे, मतलब हमारे चैनल पर ही विभूति जी भी थे उस दिन, बड़ा क्लियरली बोला गया उस दिन. अंकित शाह जी ने बताया, वो तो बहुत साल से बता रहे हैं, 2 साल से 3 साल से बोल रहे हैं. उन सब ने बताया कि किस तरह व्हाट वी सी इज कंप्लीटली डिफरेंट देन व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग, जैसा आपने अभी बोला, बिल्कुल बोला. एंड ये जो रैंडम स्टेटमेंट्स हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो, especially for people like me who are students of रामायण एंड महाभारत, क्योंकि वहां पे जो हमको बोला जा रहा है वो कुछ छुपाने के लिए बोला जा रहा है, कुछ सत्य नहीं बोला जा रहा है. अमेरिका में तो हम लोग को दिख ही रहा है, स्टॉक मार्केट डाउन है, 401k 1k पे क्वेश्चन उठ गया है, बाकी सब चीजें दिख रही है. भारत इज द ओनली ब्राइट स्पॉट लेफ्ट इन द वर्ल्ड. तो विभूति जी प्लीज इसी क्वेश्चन पे, यूरोप वाले क्वेश्चन पे कमेंट करिए और विद सेगवे टू द नेक्स्ट टॉपिक. The very important question, war, कहते हैं कि Modi is the only leader of the world who made the statement, an absolutely statesman-like statement, that this is not the era of war, whatever the justification has been. War is not a solution to the problem. It is a temporary way to fix a problem, but that's not a solution to the problem. That's what he is trying to say with his deep knowledge of the Indic way of life and our literature, our texts and everything else. धर्म युद्ध अलग बात होती है, बेवकूफी वाली लड़ाई की बात अलग होती है. That's something very important for people to understand. धर्म युद्ध होना चाहिए, धर्म युद्ध के लिए आपको प्रोटेक्ट और डिफेंड अपने धर्म के लिए करना है.
तो जैसे राम भगवान का भी था कि जब वनवास गए थे तो उन्होंने अस्त्र शस्त्र छोड़े नहीं, धनुष बाण लेके निकले थे। करेक्ट, ये तो उनकी उनकी बिल्कुल उनका तो पूरा पर्सनालिटी वही है। बिना धनुष और बाण के राम को आपने कभी नहीं, राम जी को कभी नहीं देखा होगा। यूरोप में जो हो रहा है, देयर इज सम वेरी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट्स। वंस आई वाज इन अ Fidelity sponsored conference, and the CEO was telling that never think that a politician is stupid. They may act stupid, but they are not stupid, because they float ideas, because they believe in polls, they believe in public pulse. So they have to float an idea to see what kind of acceptance do we have for this idea. But the dilemma for the world is that you will not have the classical First and Second World War scenario anymore. These, in my impression of things have gotten so localized that you do not know who your friend is and who your enemy is within. So do you think in a war, if Texas opposes, only the Republican Party supported governors will support Texas? The Democratic Party will not. So you have enemy within. Likewise, in the enemy within scenario, look at it this way, geopolitically speaking, that more Muslims have died because in Syria, in Iraq, and other places. But did Hamas and Palestine supporters ever go in protest against that? Right? So you are looking at दोगलापन बाहर आ रहा है सबों का। तो अब जो है लड़ाई है, अगर आप रशिया से लड़ाई करेंगे, there are many Russian sympathizers within UK. You do not know who is against you, and there are many ways now that the local countries can get totally upended and destroyed. So अगर आप इस बात को देखेंगे तो there are so many 9/11 kind of scenario emerging in America. How, that we have prevented any attacks since then, but do you think the threats are not real? जिस तरह से you have seen the protests happening on Golden Gate Bridge, Holland Tunnel, यहाँ पे George Washington Bridge, do you realize any of the bridge that can be bombed out, it will completely destroy the local economies and the national economy. So there is a total absence of leadership. So I think war mongering होगा, लेकिन war mongering उस टाइप का होगा जिसमें कि I think देश जी ने कहा था, ऐश्वर्या जी ने कहा था, you will attack and friend of your enemy, जैसे यूक्रेन में हो रहा है। हम वहां पे प्रॉक्सी वॉर लड़ लेंगे, जैसे पाकिस्तान कर रहा है इंडिया के साथ, a death by 1,000 cuts. These are the kind of things you will see non-state players getting into the play in disrupting the system. You have had many instances in the United States where the army people who waged jihad against the US Army in army barracks and army centers. So you are now in a dilemma, who to trust and who not to trust. You do not know who is your enemy, who is your friend. And the concept of the enemy within is serious. It can't be ignored, and that's what is going on right now. कि हम उसको कैसे चुप करें? How do we handle that scenario is very important. And again, in the process, आपने कहा था कि राम राज्य की बात करी थी, तो राम राज्य के नाम पे ही अब ये सवाल पूछना पड़ेगा। राम के आने के कारण इंडिया की तो अपोजिशन पार्टी की छुट्टी हो गई। देखिए सब निर्वस्त्र होके घूम रहे हैं आजकल। कहाँ गया गठबंधन? यहाँ तक कि ममता ने राहुल गांधी की यात्रा को रोक दिया। मैंने तो कल कहा था अपने शो में, जो अभी आएगा आपके सामने, मैंने कहा कि राहुल गांधी को भारत छोड़ो यात्रा का प्रयास करना चाहिए। भारत जोड़ो गया, न्याय यात्रा गया, तो वो तो कुछ हो नहीं रहा है, उसको ममता बनर्जी ने उसको रोक दिया। तो यू आर लुकिंग एट अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन। द क्वेश्चन ऑफ एनिमी विद इन, हाउ विल यू गोइंग टू हैंडल दैट? शरद जी, इसी पॉइंट पे जो विभूति जी ने बोला, देश कपूर जी ने बोला, एक थोड़ा सा उसमें और एडिशन मेरे हिसाब से मेरे को लगता है कि यूक्रेन वाज ए कंट्रोल्ड वॉर टू प्रिवेंट ए बिगर वॉर। उस पे भी हमारे शो पे काफी लोग बात कर चुके हैं। अंकित शाह जी ने बात किया है और बाकी उन्होंने बात की। अंकित शाह जी मेन थे, उन्होंने बात किया है कंट्रोल वॉर है टू प्रिवेंट ए बिगर वॉर, लेकिन उसके साथ ही पूरा इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम भी तबाह हो गया। एंड स्टिल इंडिया हैज रिटेन्ड इट्स पोजीशन नाउ। इस पे थोड़ा कमेंट करिए प्लीज। ठीक है, तो मैं पहले यूके वाले पे थोड़ा कर देता हूँ। तो यूके वाले पे आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा और मैं वेरी क्विकली सर्च किया थोड़ा वो आर्मी के जो
जनरल है यूएस के, उनका यूके का उनका नाम जनरल पैट्रिक सैंडर्स। जनरल पैट्रिक सैंडर ने क्या बोला कि यूके सिविलियंस शुड बी रेडी, जो 3 दिन पहले ही उन्होंने बोला, यूके सिविलियंस नॉट आर्मी, यूके सिविलियंस शुड बी रेडी टू फाइट इन अ हाइपोथेटिकल लैंड वॉर, नॉट एयर वॉर, लैंड वॉर, सेट द हेड ऑफ द ब्रिटिश आर्मी, राइट। उन्होंने बोला कि रशिया इन्वेजन ऑफ यूक्रेन शोज दैट द सिटीजन आर्मीज दैट makes a difference in the conflict. तो वी हैव सीन कि वैगनर वाला जो आर्मी था जिसको यूज किया गया पुतिन के द्वारा, या फिर चाइनीज जो आजकल यूज कर रहे हैं इस्लामिस्ट को, स्पेशली पाकिस्तान एंड अदर कंट्रीज के रेडिकल एलिमेंट को, टू फाइट देयर वॉर, right? So two big powers, they are using the citizen armies of those countries, right? So that is a big न्यू चेंज एक्चुअली। ये खुद नहीं लड़ रहे हैं लेकिन अपने बॉर्डर को दूसरी जगह लेके जा रहे हैं लड़ने के लिए। जहां तक इंडिया की बात है तो अभी मैं 26 जनवरी का परेड देख रहा था, वेयर एनसीसी कैडेट, जो कि वर्ल्ड का, दुनिया का सबसे बड़ा कैडेट है, 2 मिलियन पीपल। तो इंडिया के लिए तो ये तो ऐसा है कि टेकिंग फिश टू द वाटर। अगर ये सिटीजन आर्मी की बात करते हैं, और जबकि प्रभु राम भी आ गए हैं, अब तो हम वानर सेना सिटीजन को लेकर स्ट्रॉन्गेस्ट रावण के ऊपर भी हम आक्रमण कर सकते हैं। वी हैव दैट टैलेंट फ्रॉम त्रेता युग। तो हमारे लिए तो ये इट्स लाइक अ थ्रोइंग फिश इन द वाटर, इट वी विल लव इट। हमारे पास तो पॉपुलेशन इज अ बून। इसको हम कैसे यूज करेंगे दुनिया को अब पता चलेगा, बिकॉज हमारे पास नॉट ओनली आर्मी का संख्या है, हमारे पास कैडेट है, एनसीसी कैडेट है, हमारे पास डिफरेंट प्राइवेट आर्मीज है। अब इंडिया उस लेवल पे अभी नहीं गया है, बट दे शुड नाउ स्ट्रेटेजाइज बेस्ड ऑन व्हाट दे आर हियरिंग। दे शुड ट्रेन द इंटायर, मैंने कुछ समय पहले लिखा भी था कि बॉर्डर, जो इंटायर हमारा बॉर्डर है हिमालय रेंज में, अरुणाचल से लेके पूरे राजस्थान, पंजाब, कश्मीर, सभी सिटीजन को आर्म्स ट्रेनिंग दीजिए। इनफैक्ट एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एजेंडा ऑफ सम पॉलिटिकल पार्टीज की, हमें अपने सिटीजन को आर्म्स ट्रेनिंग देना पड़ेगा स्कूल लेवल पे। और ये हमारा बहुत बड़ा एडवांटेज है क्योंकि हमारे पास यंग पॉपुलेशन है, एंड दैट इज वेयर वी विल रियली रूल द वर्ल्ड। हमारा जो फाइटिंग स्किल है, दैट हैज टू बी एनहांस्ड अमंग द सिटीजन, सो दैट इज वन। द सेकंड थिंग इज कि आपने बोला कि रशिया जो इकोनॉमी की जो लड़ाई है, चाइना ने जब देखा कि वर्ल्ड की इकोनॉमी को कैसे तबाह कर सकते हैं, तो इट वाज नॉट ओनली यूज ऑफ द वुहान लैब, इट वाज आल्सो द वे दिस वॉर। सो चाइना के काउंटर को वेस्ट ने ऐसे किया कि उन्होंने बहुत ही प्लान्ड एक वॉर किया इन यूक्रेन, राइट। यूक्रेन को दे थॉट कि दे विल बी सक्सेसफुल, अभी तक लग रहा था कि सक्सेसफुल, लेकिन 2-1.5 साल खिंच गए। अब तो लग रहा है कि डेफिनेटली जो प्लान्ड वॉर था कि रशिया को वीक करना, चाइना को इसमें इन्वॉल्व करना, इट हैज बैकफायर्ड। सो वॉर इज समथिंग जो इतना आसान नहीं है, ये कोई वीडियो गेम नहीं है कि जो आप इसको कंट्रोल कर, आप विजुअलाइज कर सकते हैं, स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं, बट एज ऑफ नाउ वेस्ट प्रॉब्ली अभी सेकंड फुट में है विद द यूक्रेन वॉर। सो दैट इज माय अंडरस्टैंडिंग। देश कपूर जी, इफ यू आर देयर, तो इसी टॉपिक पे थोड़ा सा ये भी बताइए कि लाइक हाउ अभी पाकिस्तान का रोल क्या है, पाकिस्तान, मालदीव्स, बिकॉज यहाँ पे भी अमेरिकन फोर्स इन्वॉल्व है, हुथी रेबल्स का इशू चल रहा है, एंड देन ऑल दीज थिंग्स, हाउ इज इट अफेक्टिंग अस इन यूएसए एज वेल एज अपने भारत देश में? हमारे दोनों ही देश है, अमेरिका भी है, भारत भी है। हाँ, तो आई थिंक काफी सारी चीजें एक साथ हैं जो आपने पूछा है, क्योंकि उसमें हूथी भी है, मालदीव्स भी है, पाकिस्तान भी है, बट उन सब में एक चीज कॉमन है, वो है इंडियन ओशन। एंड इस बार जब मैक्रोन जी आए थे, उन्होंने एक बात बोली थी कि दे आर गोइंग टू हेवली इन्वेस्ट इन द इंडो पैसिफिक रीजन नाउ, which But I यूरोप found. को क्यों इन्वेस्ट करना है? Why they are worried about Indian Ocean? Why they don't take care of Mediterranean and Atlantic? आई थिंक यही इंटरेस्टिंग बात है, राइट? क्योंकि क्या रहा है कि जो इंडियन ओशन है, दैट इज नाउ इमर्जिंग एज द लाइफलाइन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड। और जब
फ्रेंच इस बारे में बात करते हैं, किसी के बारे में बात करते हैं, ट्रेड के बारे में, they are also interested in their investments and their colonies. I'll still call them colonies in Africa. So अफ्रीका के साथ बड़ा क्लोजली लिंक्ड है, राइट, इन इंडियन ओशन का पूरा स्ट्रक्चर जो है, जो वहाँ की ट्रेड जो है। पर देखो, अगर आप ऊपर से देखना शुरू करोगे, नीचे मोजम्बिक तक आते आते, मतलब मोजम्बिक, वो पहले तो मेरे को ये हैरानी होती है कि मोजम्बिक से इंडिया का इतना क्या रिलेशनशिप है। वो मुझे बाद में समझ में आया कि वहाँ ऑयल एंड गैस का मेजर रिजर्वॉयर लाइक मिला है, और एनाडार्को पेट्रोलियम हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट देयर, उनके वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन विच Indian oil has had initially had 30% of the share. Now that has been increased even further. So बार बार 2-3 बार ऐसा हो गया। आई थिंक डॉक्टर जयशंकर भी वहाँ गए हैं, मोजम्बिक वालों को भी यहाँ बुलाया है, उनसे डिस्कशंस भी होती हैं। तो पहले तो मेरे को समझ में नहीं आया, फिर जब मैंने ध्यान से देखा तब मेरे को समझ में आया कि दैट इज अ वेरी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट फॉर ऑयल एंड गैस फॉर इंडिया। so that is like one thing. ऊपर जब जाते हैं तो ओमान दुक्कम वाला जो एरिया है, like उसमें भी इंडिया ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, जो उनके पोर्ट्स में। तो उस तरह से ये जो एरिया है, जहाँ हुथीज वगैरह लाइक अटैक कर रहे हैं रेड सी की तरफ, एंड लाइक मालदीव्स, दैट इज गोइंग टू बी मेजर एरियाज where Indian ocean trade can be controlled. China has a major disadvantage, क्योंकि अगर हम स्ट्रेट ऑफ मलक्का को देखें तो वो इंडिया ने तो पूरा अंडमान निकोबार से उसको कवर करके रखा हुआ है, और सिर्फ अंडमान निकोबार से ही नहीं कवर किया हुआ, जो उसका सलांग जो पोर्ट है उसका, लाइक इंडोनेशिया का, वहाँ भी इंडिया ने लाइक अपना नेवल बेस बनाया है। और बाद में मॉरिशस को अगर ले लें, मॉरिशस के एक आइलैंड है एगलेगा, तो वो एगलेगा में भी वो पहले किसी को पता ही नहीं चला, बाद में समझ में आया कि एक शिप थी जो सिर्फ कुछ ही मीटर्स चलती थी लाइक एक दिन में। जब अल जजीरा ने बहुत तगड़ी वो लाइक अपना इन्वेस्टिगेशन किया और 2-3 और ऑर्गेनाइजेशन, तो उनको पता चला कि ये जो शिप है ये एक कंपनी है इन इंडिया which owns it, and that company is aligned with the Indian Navy. Basically, they were creating an Indian naval base there. तो मॉरिशस का एक आइलैंड तो उन्होंने पूरा वो टेक ओवर कर लिया फॉर द इंडियन नेवल बेस। इंडिया वाज ट्राइंग टू हैव अ नेवल बेस इन सेशेल्स, बट चाइना ने वहाँ भी एक कू करके, मतलब देयर गवर्नमेंट एक्चुअली, देयर प्रेफर्ड गवर्नमेंट टुक ओवर एंड इंडिया को वहाँ से बाहर निकाल दिया, जैसे मालदीव्स में हुआ है। तो ये गेम्स जो हैं इन पूरे आइलैंड्स में चलती जा रही हैं। मालदीव्स में अभी हुआ है, सेशल्स में आज से 1-2 साल पहले हुआ था। तो देयर इज अ कांस्टेंट बैटल दैट इज गोइंग ऑन इन ऑल दीज आइलैंड नेशंस राइट नाउ टू हैव सम काइंड ऑफ कंट्रोल ओवर दिस इंडियन ओशन। ग्वादर का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मेन रीजन ही यही था। नाउ if we take the thing, like India ne like obviously usko close kar diya with like working along with the Balochistan, and India has been working with Iran to make sure Chabhar port is a reality and it works, and it is so brilliant a strategy. मैं इसको like समझा नहीं पाऊंगा पूरी तरह से, but like if you really look at the Chabhar airport, the Chabhar naval port, वो that actually takes 14 hours, by road to reach Armenia. Armenia is in battle with Azerbaijan और Turkey, right? बहुत छोटा सा, I think it is not more than 15 to 30 kilometers या 40 kilometers का एरिया है, which is जस्ट उतना सही जगह है आर्मेनिया से ईरान की तरफ आने के लिए। ईरान इज एक्चुअली अलाइंड विद आर्मेनिया, नॉट अजरबैजान, डिस्पाइट द फैक्ट दैट अजरबैजान इज आल्सो शियाइट एंड ईरान इज आल्सो शिया। दोनों शिया नेशंस हैं, बट अजरबैजान और ईरान का टक्कर है।
तो इसलिए ईरान एक क्रिश्चियन नेशन विच इज आर्मेनिया उसको फेवर करता है, एंड इंडिया ने हैज यूज्ड दैट to align with Armenia, create its way out all the way to the port. As Armenia, which was a landlocked country, suddenly has access to the warm waters of the Indian Ocean, right? And this whole thing. So वहां से like Armenia की तरफ गया, and इधर से वो रशिया की तरफ जा रहा है. That entire north south जो इन्होंने वो बनाया है रोड इनिशिएटिव, राइट, उनके साथ उसको कहते हैं IMEI or something like that, which is again very powerful because like we have a direct connection with Russia through that as well, which is very very cheap. And इस पूरे इसमें India now has a placeholder in Europe itself, that area. So अगर उस तरह से देखें तो there is a lot of back and forth. So India ईरान को के साथ कभी direct confrontation नहीं करेगा अभी, because there is a lot riding on Iran right now for India because of this whole Chabahar and the other access to Armenia and Russia and everything else. And Iran जो है वो like that has its own mind on how to deal with the US. ये कोई आज की बात नहीं है जो ये हुथी से के साथ मिलके उनकी शिप्स को अटैक कर रहे हैं. ये इनके दिमाग में प्लान, ईरान के दिमाग में प्लान बहुत सालों से था, और ये आज तो डायरेक्टली सीधा ही आ गए हैं कॉन्फ्रंटेशन में. नाउ sometimes they are saying, see, when we look at Hezbollah and Hamas, Iran is that kind of a backer or that kind of a sponsor. जो वो कहते हैं ना, बचपन में हम कभी वो फनी सी मूवी देखते कि आप आगे बढ़ो हम आपके पीछे हैं, वो वाला सीन है कि हिजबुल्ला जो है उसको आगे बढ़ा तो दिया, हमास को आगे बढ़ा तो दिया, पर उसको ऐसा नहीं है कि उसको बैकअप कर रहा है, ये कह रहा है कि हम तेरे खिलाफ वो तेरे बिहाफ पे जाके लड़ेंगे, हम उसके बिहाफ पे लड़ेगा भी नहीं वो. तो ईरान अपनी जो गेम है वो एक डिफरेंट तरीके से खेल रहा है. तो इस तरह से लाइक आई थिंक आई हैव ऑफन सेड that in geopolitics that is happening today. I don't know about the earlier times. At that time, this blanket statements would have been fine. But in today's world, we have to look at geopolitics with a scalpel, because if इतना महीन है एक इवेंट, एक एंगेजमेंट, कि उसको एक बड़े ब्रश से लिया ही नहीं जा सकता, क्योंकि एक तरफ हुतीस के साथ लड़ाई करके हम ईरान के खिलाफ हैं, बट हम ईरान के साथ भी हैं. वो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. एक्सेप्ट फॉर पाकिस्तान की इक्वेशन, आई थिंक द रेस्ट हैज टू बी डेल्ट विद इवेंट बाय इवेंट, एंगेजमेंट बाय एंगेजमेंट, पर्सन बाय पर्सन. सो पाकिस्तान तो पाकिस्तान बनने ही वाला है 100%. हाँ, पाकिस्तान अब वो कह रहे हैं कि इमरान खान भाई साहब को भी वैसे ही लटका देंगे जैसे भुट्टो को लटकाया था. इसके बारे में शरद जी पहले ही लिख चुके हैं अपनी पुस्तक में, तो पाकिस्तान के बारे के फ्यूचर के बारे में. अच्छा, कमिंग बैक का भी लगेगा. बड़ा अच्छा वैलिड पॉइंट से अपना कम्युनिटी दे रहा है यहाँ पर, और 300 लोग देख रहे हैं, तो प्लीज आप सब लोग लाइक करिए, शेयर करिए. अगली बार हमारे साथ एटलीस्ट 4000 लोग जुड़े लाइव में, बिकॉज डीप एंड डिफरेंट पर्सपेक्टिव फ्रॉम इंडियन एनालिस्ट रहता है यहाँ पे विद इंडियन अमेरिकन ऑथर्स एंड थिंकर्स. तो विभूति जी, इस अगले पॉइंट पे जो शुरू करते हैं, आप और शरद जी इस पे शेयर करिए व्यूज. ये जो कॉमनवेल्थ है, ब्रिटिश इन्फ्लुएंस ऑन इंडियन पॉलिटिक्स, हम देख ही रहे हैं कि पाकिस्तान एक षड्यंत्र था. पाकिस्तान देश नहीं है, षड्यंत्र था. पाकिस्तान वॉज क्रिएटेड विद ए, मैं रिसेंटली सुन रहा था किसी को, और वो भी बता रहे थे कि किस तरह महात्मा गांधी, महात्मा ही बोले कि MK गांधी, करमचंद गांधी, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, करमचंद गांधी और नेहरू, इंडियन मुस्लिम लीग, सबने षड्यंत्र करके एक नाम बना दिया पाकिस्तान. देश तो है नहीं,
क्योंकि वो हमारी हिंदू भूमि को ही तोड़ रहे हैं वो लोग। हमारे मेरी तो पुस्तक में कितने रेफरेंसेस हैं जो कि हमको चुरा लिए गए, हमारे तीर्थ स्थल चुरा लिए गए पाकिस्तान बनाने के चक्कर में। तो मुझे आपको क्या लगता है कि लोग बोल रहे हैं कि मैंने तो पहले बोला था अगर वो हिंदू बनते हैं तो सारी जमीन ले लो, अगर नहीं बनते हैं तो उनको बोलो कि हम नहीं ले सकते अभी आपका जिम्मेदारी, क्योंकि अभी हम लोग और प्रॉब्लम्स ऐड नहीं कर सकते। व्हाट डू यू सी इन टुडेज पॉलिटिक्स इन इंडिया, इन बिहार एंड अदर प्लेसेस, विभूति जी एंड शरद जी प्लीज। प्रिदेश कपूर जी। शरद जी। क्वेश्चन काफी लंबा था, मैं सोच रहा हूँ कहाँ से शुरू करूँ। आपने दिए थे क्वेश्चन में सारे, मैं लाइन बना के कर रहा हूँ। ओके, बिहार, आपका प्रश्न है, 2 प्रश्न पूछिए उसमें से आदित्य जी। पहले Now you know why I passed the batting to you. तो चलिए विभूति जी आप शुरू करिए और फिर उनको पता लग जाएगा वहीं से, क्योंकि मैं भी अपने क्वेश्चन भूल गया, मैंने पढ़ के ही बोले सारे। नहीं, देखिए, जहां तक बिहार की राजनीति का सवाल है, नीतीश कुमार तो बदनाम हो ही गए हैं। वही हमेशा से निकलते हैं बीजेपी के गठबंधन से और फिर वापस आ जाते हैं, राइट। बीजेपी अपना उनको हैंडल कर रही है जैसे जैसे कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार इज सिम्प्टोमैटिक ऑफ इंडिया। थिंक अबाउट इट फ्रॉम अनदर थिंग, एवरीथिंग इविल or wrong that can go wrong in India, it first happens in Bihar. That's the problem that we are not grasping. People are ignoring Bihar from that point of view. But उत्थान जो भी होगा वो बिहार से ही शुरू होगा. That is what is also very important. So I think the जातिवाद का जो इलेक्शन है, मैंने कितनी बार कहा है, नीतीश कुमार जी को मैसेज भी पहुंचा है कि कास्ट सेंसस छोड़िए, पैसे मंगवाइए सो दैट बिहार की आर्थिक अवस्था सुधरे। इतने सारे लोग हैं, शरद जी भी जानते हैं, इतने सारे बिहारी जो हैं इंटरेस्टेड हैं बिहार में इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन बिहार कोई स्वागत नहीं करता है। तो बिहार में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो दैट इज व्हाट इज द प्रॉब्लम बिहार का। लेकिन छोड़िए उसको अभी। लेकिन जियोपॉलिटिकल जहां तक की बात है, उसमें 2 things to understand। पाकिस्तान का जो सिलसिला है, that has been the Islamic way to expand. Everybody says Islam is the fastest growing religion in the world. It's not. It's the fastest producing population in the world. नहीं, fastest living religion, ex-Muslim population is I'm coming to that. I'm saying that those people say that Islam is the fastest growing religion in the world. To which I'm answering, it's not a fastest growing religion. It's the fastest children producing religion in the world, because they have more than one wife and each one can have more than 2 or 3 or 4. So that's the reason why it is growing. You are right. There is a whole category of ex-Muslims. वो डर के मारे सामने नहीं आते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनके थियोलॉजी के हिसाब से उनके गले काटे जाएंगे। तो बट एक बात है, जब यूएसएसआर कोलैप्स हुआ, दिस इज हाउ इस्लाम हैज एक्सपैंडेड। जब यूएसएसआर कोलैप्स हुआ, which was a famous article I read in Time magazine, that how America, the church, colluded to bring the downfall of USSR. कितने इस्लामिक कंट्रीज बने? यूगोस्लाविया टूटा, कितने इस्लामिक कंट्रीज बने? चेकोस्लोवाकिया टूटा, कितने इस्लामिक कंट्री बने? That's the game plan. However, China recognized this thing very quickly. Give them credit for that. They realized that the Western world, the capitalist world, will come to us. And they played a very smart game of adopting their tools to confront them. So what did China do? They knew they were coming, so they invited the Americans to come and invest cheap capital, cheap labor, and everything else. Your profit margins will go up. They understood that very well. They prevented their breakup. And then what happened was, when Russia collapsed, nobody missed Russia at all, because we did not consume a single item other than raw materials and oil and other things. China got into the pants and shirts and every nook and corner of America. Think about it. Everything that we consume, from this glass to 9/11 memorabilia, they were all made in China. So today, United States is captured by Chinese products. अब जब उनको पता चला कि अब हमारी प्रॉफिट मार्जिन्स ये हो रही हैं, उन्होंने कैप्चर किया. They played a smart game. That's why Trump used to say that Xi is a smart guy. He played his game to his advantage.
We were stupid not to negotiate smartly, and we ceded ground. That's the issue which India has to worry about, that Sanatan Dharma will survive. Many Indians live in a cocoon of a world. Oh, Sanatan Dharma, we survived. Yes, we have survived, no doubt. And that's a credit to our faith and philosophy. But we have also lost अफगानिस्तान हमारा महाभारत का एक चैप्टर वहां चला गया है, गांधार नरेश का पूरा देश चला गया वहां पे, पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक बन गया, बांग्लादेश इस्लामिक रिपब्लिक बन गया। तो भारत को इसके लिए चिंता होनी चाहिए कि इज द प्लान इज कि हिंदुओं को अपने ही घर में बेघर करो। That is why they have launched the plan to balkanize India in more ways than one. And that's what Hindus have to think and worry about and bring about a response to that. This is what has happened with Ramarajya. राम जी के आने के कारण वो शायद हम बच जाएं, क्योंकि अब हर बंदे को राम जी की मूर्ति की याद है, धनुषवान सबके साथ है, और हर एक हिंदू अगर धनुषवान लेके चलेगा तो फिर हम अपने आप को बचा सकते हैं। My thought, maybe I have diverted from the topic, but that is what is important for Indians and Hindus to worry about. I say Indians and Hindus both, because it is very important for both groups of people, whether you are Hindu or non-Hindu. अगर देश को बचाना है तो हमें राम जी की तरह धनुषवान लेके उतरना पड़ेगा। थैंक यू। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करूंगा हल्का सा, और फिर शरद जी वापस बोले इस पे कि ये जो बात करते हैं पहली बात तो भारत को कॉमनवेल्थ से निकलना चाहिए, और दूसरा जो पाकिस्तानी एंकर्स हैं, पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स में भी अदिय चिंत का रिपोर्ट देख रहा था, टेफ टॉक्स का, मैं रेफरेंस देता हूँ सारे शोज का जिससे मैं सुनता हूँ, so that you know where I am reference something, वो उसका वीडियो आप लोग जाके देख सकते हैं। और ये पाकिस्तानी एंकर्स भी एक डीप स्टेट का पॉलिसी है पाकिस्तानी का, किस तरह भारतीय सोसाइटी में इन्फिल्ट्रेट करना। तो वो तो उसको आप देखना बंद कर दिए, खुश मत होइए वहां पे देख के, क्योंकि वो लोग आपके व्यूज की वजह से पैसा कमाते हैं। तो इंडियन शुड स्टॉप व्यूइंग सच चैनल्स। और आपने जो किसी ने लिखा है भारत चाइना वॉर, मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, लेकिन अब शरद जी प्लीज कमेंट ऑन दिस प्लीज। तो सारे पॉइंट एक साथ। थैंक यू आदित्य जी। तो 3 क्वेश्चन था। पहला था कॉमनवेल्थ। तो कॉमनवेल्थ इज नॉट रेलेवेंट एनीमोर फॉर इंडियंस। हम अभी G20 के और साउथ के लीडर हैं, ग्लोबल साउथ, और दैट इज व्हाट वी शुड बी फोकसिंग ऑन। बट कॉमनवेल्थ में अगर हम मेंबर हैं तो क्या हम उससे निकल जाएं? आई थिंक कि हम उसमें रह सकते हैं, रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम जहां भी रहें लीडरशिप रोल में रहें और अपने टर्म्स पे रहें। राइट, कॉमनवेल्थ में भी आप रहिए, लेकिन अपने टर्म पे रहिए। मेक श्योर कि उसमें जो भी कंट्रीज हैं आप वहां उनसे आप ट्रेड कर सकते हैं, उनको आप अपनी ओर धीरे धीरे ला सकते हैं। तो इट गिव्स यू अ प्लेटफॉर्म टू डू नेटवर्क। सो मुझे लगता है कि दैट वे कॉमनवेल्थ में आप रहिए, लेकिन आप G20 पे फोकस कीजिए। सो दैट इज नंबर 1। दूसरा है पाकिस्तान। देखिए, पाकिस्तान हमारे लिए हमेशा प्रॉब्लम रहेगा है, और पिछले 2 सालों से 3 सालों से पाकिस्तान बहुत सबड्यूड फॉर्म में है। राइट, उनके यहाँ फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है, उनका प्राइम मिनिस्टर चला गया जेल, दूसरा आ गया, ये उनका चल रहा है। पूरे सिचुएशन में बॉर्डर काइंड ऑफ शांत है। कभी कभी थोड़ा इवेंट हो जाता है कश्मीर में, दे पुश समबडी, बट ओवरऑल उस तरह का एस्केलेशन नहीं हो रहा है। इससे हमें खुश नहीं होना चाहिए। एंड आई एम होपिंग कि अजीत डोवाल जी जो है इस पे नजर रख रहे हैं। पाकिस्तान एक टाइम बॉम्ब है, कभी भी फटेगा, बहुत बुरी तरह से फटेगा। और पाकिस्तान को चाइना तैयार कर रहा है। जो यूके के जनरल ने बोला कि सिविलियन आर्मीज, चाइनीज कभी भी खुद नहीं लड़ सकते हैं। दे हैव बीन टेस्टेड इन गलवान, दे फेल्ड वेरी बैडली, एंड दे हैव सून रिकॉग्नाइज देयर स्ट्रेंथ। और वो अपने ड्राइंग बोर्ड पे जाके दे विल बी यूजिंग पाकिस्तान वेरी इफेक्टिवली अगेंस्ट इंडिया, क्योंकि उनका पूरा न्यूक्लियर जो मिसाइल का प्रोग्राम है सारा चाइनीज का दिया हुआ है। उनका बेस्ट जो फ्रंटलाइन वेपन है, अदर देन जो ऑब्सोल्यूट F-16, सब चाइना से ही आया, चाहे वो J-17 हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो पाकिस्तान इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। नाउ क्या हम पाकिस्तान को 4 पार्ट में तोड़ने से हमें फायदा होगा? आई डोंट नो दैट, आई हैवंट डन दैट एनालिसिस। मे बी बालूचिस्तान अगर टूट गया और ईरान और इंडिया के बीच में एक कॉरिडोर बन गया, जैसे कि देश जी ने बोला, गवादर कौन सा पोस्ट था, चाबहार, राइट, व्हाट वाज द चाबहार। तो उसको हम लोग थ्रू रोड भी जोड़ सकते हैं। अगर बालूचिस्तान जो 60% ऑफ द पाकिस्तान लैंड मास है वो अगर टूट गया,
लेकिन मुझे उसमें एक और प्रॉब्लम दिखता है कि जैसे कि मान लीजिए पंजाब टूटता है पाकिस्तान का, अब पंजाबीज इज वेयर, पाकिस्तान का जो पंजाब है वो फर्टाइल भी है, वहाँ पे आर्मी का सारा पावर सेंटर वहीं पे है, सारे लीडर्स चाहे नवाज शरीफ हो सब वहीं से आते हैं। तो अगर पंजाब एथनिसिटी अगर प्रोमिनेंट हो गया एज अ कंट्री, तो क्या वो इंडिया का पंजाब बच पाएगा? क्वेश्चन फॉर थिंकर्स टू थिंक। ठीक है। और हमारे पंजाब में बहुत ही अट्रैक्शन है फॉर पाकिस्तान, समहाउ बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। वो अगर एंटी इंडिया नहीं भी है तो एक एक दिल में एक है अट्रैक्शन, कल्चरली देयर इज एन अट्रैक्शन। आप इसको इसको स्ट्रैटेजिक लेवल पे कैसे हैंडल करेंगे वो इंडिया हैज टू थिंक। अभी तो पाकिस्तान का जो पंजाब है वो एक लार्जर कैनवास में है, तो वो वाला स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है। लेकिन द डे इट बिकम्स अ कंट्री, चार पार्ट में टूट के, इंडिया कैन इंडिया हैंडल दैट? दैट योर थिंकर हैज टू थिंक। ठीक है। और उसके बाद बिहार वाले पे प्रश्न अच्छा, है। दर्शकों को बता दूं, एनआरआई सेल में शरद मोहन जी अमेरिका में बीजेपी के हेड भी हैं, तो आप ये भी सुन लीजिए। ओके, थैंक यू। तो जो बिहार वाला है, तो देखिए नीतीश कुमार, ऐसे कहा गया है कि कैट हैज अ 9 लाइफ। नीतीश कुमार 9th टाइम सीएम का ओथ ले रहे हैं, तो उन्होंने अपना लास्ट गेम खेला है, राइट? अगर वो वाले एनालॉजी पे भी जाते हैं तो कैट हैज अ 9 लाइफ, नीतीश जी 9th टाइम ओथ ले रहे हैं। दिस टाइम नीतीश जी का पलटी मानना, नॉट बिकॉज आई रिप्रेजेंट अ सर्टन पॉलिटिकल आइडिया, मुझे लगता है कि दिस वाज द बेस्ट थिंग ही कुड हैव डन फॉर बिहार एंड भारत। बिकॉज अगर महागठबंधन जो इंडिया गठबंधन है, ये अगर 24 में वाजपेयी जी का शाइनिंग इंडिया के तरह कुछ हैराकीरी हो जाता और सपोज ये आ जाती, तो देर आर लॉट ऑफ सेंट्रल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, डिफेंस रिलेटेड प्रोजेक्ट, मेड इन इंडिया डिफेंस प्रोजेक्ट जो बैक बर्नर पे चली जाती। और मुझे लगता है कि उन सारे प्रोजेक्ट का कंप्लीशन टाइम 2029 के अराउंड है। तो एक टेन्योर, वेदर वी टोटली एग्री और नॉट एग्री, एक टेन्योर चाहिए था फॉर कंटिन्यूटी। एंड नीतीश कुमार जिन्होंने इंडिया जो फॉर्मेशन है अपोजिशन का बनाने का, ही वाज द पायोनियर, ही हिमसेल्फ स्टार्टेड लास्ट ईयर ऑन 16 जुलाई। उसके पहले तो कांग्रेस के पास ये आइडिया भी नहीं था। सो इन स्पाइट ऑफ वट एवर दैट स्टेट इज, हमेशा आइडिया वहीं से आया है, हमेशा लोग वहीं से इनिशिएट किए हैं। तो नीतीश कुमार एज अ पिलर इज मूविंग आउट, विच इज गुड फॉर बिहार एंड भारत। नाउ हाउ इट इज गुड फॉर बिहार, राइट? उनको आप जो भी नाम देते रहिए, इट डजेंट मैटर। अगर आप उनको बदनाम कर रहे हैं बाय नेम, तो व्हाट इज दिस महागठबंधन? एवरी इलेक्शन ईयर, चाहे वो 2019 हो, 2024, एवरी इलेक्शन में शिवसेना इज अलाइनिंग विद कांग्रेस, राइट? ममता बनर्जी इज अलाइनिंग विद कम्युनिस्ट, कांग्रेस इज अलाइनिंग विद आप। ये क्या पलटी नहीं है? ये तो अपने आइडियोलॉजी का गला काटना है, और उसके बाद भी आप अलायंस आ रहे हैं। तो वी कैन नॉट ब्लेम एन इंडिविजुअल फॉर वट एवर पॉलिटिकल स्टेप ही इज टेकिंग, राइट? सो दैट इज वन थिंग। द लास्ट थिंग इज कि बिहार जो है काफी यंग है, बहुत बड़ा यंग पॉपुलेशन है। वो इट इज 10th बिगेस्ट, अगर देश होता तो दुनिया का 10वां या 9वां बड़ा कंट्री होता, बिकॉज उसके पास 140 मिलियन पीपल है, और जिसमें से 70% यंग पॉपुलेशन है, राइट? चाहे वो आपके भारत के सेना में जाना हो, अगर आप गूगल करेंगे तो देर आर 6 or 7 रेजिमेंट ओनली डेडिकेटेड टू बिहार, जिसमें से 6 नेवी में है। देश जी फॉर यू, आप देखिएगा नेवी में 5 या 6 ऐसे मेजर ग्रुप्स हैं जो लेड बाय ईस्टर्न कमांड के कारण उनका रोल है। तो बिहार को डेवलप करना, इररेस्पेक्ट, जब भी बिहार की बात होती है, जो एलिटिस्ट लोग बैठे हुए हैं, दे स्ट्रेट अवे गो टू कास्ट, 5-6 कास्ट को जानते हैं, उसको रिपीट करने लगते हैं। थिंग्स विल चेंज, थिंग्स हैव चेंज। अगर मोदी जी एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अगर वो यूएई के हेड ऑफ द स्टेट को लाकर गुजरात में वो क्या बोलते हैं, प्रवासी भारतीय, वो इन्वेस्टमेंट का एक मीट करते हैं, मोदी जी कैन डू सेम थिंग विद पुअर स्टेट लाइक बिहार। अगर मोदी जी खड़े हो जाए एज अ हमारे मार्केटिंग के गुरु विद द न्यू फॉर्मेशन, इन्वेस्टमेंट तो दौड़ के आएगा, बिकॉज मोदी की गारंटी, या मोदी इज अ ब्रांड। So Modi can do a phenomenal thing for Bihar if the leaders of Bihar can tap Modi like that. Nothing doing. So I think a lot of positive has happened. I see like that. Thank you very much. Aditya ji, if I missed any question, let me know. नहीं, नहीं, आपने सब कवर किया है। और अच्छा, मैं अपनी पहली बुक में लिख चुका हूँ धर्मा कॉमनवेल्थ के ऊपर। अब इसमें हम लोग क्वेश्चंस भी लेंगे, और एक क्वेश्चन मेरे को आ रहा है जो सभी पैनलिस्ट के लिए है
इस पे थोड़ा सा ये बहुत ज्यादा दुष्प्रचार इस पे चल रहा है इस क्वेश्चन के ऊपर। भारत चाइना वॉर 25-26, तो इस पे विभूति जी, देश कपूर जी, प्लीज इस पे थोड़ा सब पे कमेंट करिए इंक्लूडिंग। पहले शरद जी को करने दो, आई थिंक उन्होंने। हाँ हाँ, तो इस पे मैं वेरी क्विकली ये बोलूंगा कि मेरी एक बुक है, इंडिया अमेरिका वॉर। आप वो बुक इंटरनेट पे खोज सकते हैं इन 2047। उसमें मैंने क्लियरली लिखा है कि चाइना और यूएस का एक वॉर टाइप सिचुएशन बनेगा ओनली आफ्टर 2029 टू 2031 के बीच में। दैट्स व्हेन चाइना विल बी रियली मस्कुलर टू फाइट इन एवरी रिस्पेक्ट। अभी वो हर तरह से अपनी अपनी रिसोर्स को बना रहा है। और इंडिया चाइना वॉर जो है, मुझे नहीं लगता है कि 2029 के पहले या 2030 के पहले होगा, बिकॉज चाइना हैज टेस्टेड लिटिल बिट इन गलवान, और चाइना ने देख लिया है कि वो अभी वो फंस सकता है। तो अभी वो वॉर नहीं होगा, वो यूज हमेशा करेगा पाकिस्तान को और प्रॉक्सी को, चाहे वो ईरान से दोस्ती करके यूज करे या ओआईसी के थ्रू इंडिया पे हमेशा कंडेम करे, जैसे राम मंदिर पे हमें कंडेम किया गया, या इवन हुतीज को वो यूज कर सकता है इंडियन शिप को टारगेट करने के लिए, जो आप देख रहे हैं कि हो रहा है। लोग अब चाइनीज फ्लैग लेके जा रहे हैं तो बच जा रहे हैं। तो इंडिया चाइना वॉर आई डोंट सी इन 2025-26 is next to impossible, but in geopolitics कुछ भी हो सकता है। So रुद्र जी, this was the answer for you. विभूति जी और देश कपूर जी, एनीवन, देश कपूर जी प्लीज। सो मेरा मैं again पाकिस्तान के बारे में थोड़ा कुछ बोलना चाहता था कि पाकिस्तान जो है ना, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बुक मैंने देखी थी। मैं भी एक किताब लिख रहा हूँ, तो उसके बारे में मैं रिसर्च कर रहा था। खान अब्दुल गफ्फार खान के जो बेटे हैं वली खान, उन्होंने लिखा था, उन्होंने ही हैड गॉन टू द हाउस ऑफ कॉमन लाइब्रेरी जो है वहाँ इंग्लैंड में। उन्होंने सारी जो सेक्रेटरी जनरल जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे ब्रिटेन के ओवर टाइम एंड द वाइस रॉयज, उनके बीच की जो कॉरेस्पॉन्डेंस है वो उन्होंने बहुत ध्यान से पढ़ी और उसके बारे में किताब लिखी। तो उन्होंने एक चीज उनकी जो बाहर आई वो ये थी कि Britain was actually behind making sure that Pakistan did happen. And the reason why they wanted that to happen was because that was their guarantee or insurance against Russia. India had abandoned that concept, or India ne kaha tha कि we are not on board to give you bases and all that. Seymour Hersh ne bhi ek kitab mein likha hai how Pakistan provided Air Force base for the B-2 bombers for US as early as 1950. So अगर 1950 में उनको एयर बेस वहाँ मिल गया था फॉर B-2 bombers, that means कि उनका ये रिलेशनशिप, ये जो डिस्कशन है, ये पार्टीशन और इंडिपेंडेंस से पहले का था। तो अगर लेके चलें तो, एंड इवन 1948 में ISI की स्थापना हुई थी। तो वहाँ जो ब्रिटिश जो था मेजर जनरल कॉथॉर्न, ही वाज द वन हु सेट इट अप। उसका मेन जो था ना, मैं एक्चुअली पढ़ के बताता हूँ, उसका मेन था कि उसका जो उसने ऑब्जेक्टिव दिया सारे रिक्रूट्स को ऑफ ISI वाज टू वीकन देयर माइटी नेबर। द लार्ज साइज मेड इंडिया वीक and its diversity in religion, language, castes, etc. should be used to make it happen. Means to focus on the fault lines. In 1948, by a British guy who was the head of ISI, who's the founder of ISI actually. So basically, using Pakistan against India was a very long, agenda. And if you really look at how Pakistan got its nuclear plant and nuclear technology, it all got through the US. There is a book, Deception by Adrian Levy. उसमें detailed explanation है how the Reagan administration betrayed CIA as well as customs to give Pakistan its nuclear technology. And the whole story of how this AQ Khan got the secrets from Netherlands is a story of its own. उसके बारे में मैंने काफी प्रोग्राम्स में बात भी की है। खैर, that is different now.
अगर पाकिस्तान का आगे क्या होता है क्या नहीं होता उस पर आई थिंक शरद जी ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है एंड आई एग्री विद मोस्ट ऑफ लाइक things that he's saying. I feel the right way for India to handle that kind of situation would be to treat each and every part of Pakistan that breaks away as a princely state. मतलब डिफेंस ऑफ फॉरेन अफेयर्स हमारे हाथ में होगा, बाकी जो लोकल जो स्टफ है वो उनके हाथ में होगा, एंड दे ओ इंडिया some of money, and while India invests in infrastructure and make them happy and everything. So that is my thought. So आपका जो क्वेश्चन था अबाउट द चाइना वॉर, राइट? भारत चाइना वॉर. तो भारत चाइना वॉर के बारे में मेरा विचार ये है कि चाइना वॉर नहीं करना चाहेगा, बट क्योंकि इंडियन ओशन के ऊपर इंडिया का स्ट्रॉन्ग एक कंट्रोल रहा है और कंट्रोल रहेगा, स्पेशली द स्ट्रेट ऑफ मलक्का, that friction or that battle will happen in any case, because trade will become important, and as we are seeing more and more, Indian Ocean is becoming the flashpoint. It will become a flashpoint for the world, whether we like it or not. Houthis ने उस तरफ से शुरू किया है, इस तरफ से भी होगा कुछ ना कुछ. तो हम चाहें ना चाहें, चाइना चाहे ना चाहे, पर ये भिड़ंत होनी अनिवार्य है, मेरे को लगता है. अभी होती है पता नहीं, जब भी ये जो सारी जो टेंशन्स जो हैं बढ़ती जा रही हैं, अगर ये और थोड़ी बढ़ती गई तो मेरे विचार में ये भिड़ंत तय है. इसी क्वेश्चन का आंसर दे विभूति जी, थोड़ा ये कॉन्टेक्स्ट भी ऐड करिए. सारे युद्ध इंडियन ओशन में एशिया की तरफ ही क्यों? अटलांटिक में क्यों नहीं? कुछ नहीं. पैसिफिक में कोई कुछ नहीं. Why West is all playing games in that direction only? That's a very important and a very good question, Aditji. The reason, but I would put it that Europe is very ashamed of itself, because though world wars European continent pe hue hain, and those European wars, if you look at it, they want to have a war somewhere else, so that the ignominy of war can be put on somebody else. They want to be the rescuer. They want to be the rescuer of the world problems. But Europe by itself knows very well that their policies of imperialism and colonialism is the root cause of all flashpoints around the world today. Every single issue is because of them. They like to control because they have their sense of superiority. The white supremacy जो US की बात करते हैं वो वहां से शुरू होती है, because they control the world. They divided the world amongst themselves. You know the history of entire colonialism and imperialism. So एशिया में वो इसलिए चाहते हैं क्योंकि they want to share the burden, कि चलो वहां भी वो भी हमारी तरह ही हैं, but they want to emerge as the heroes, because right now Europe is in a mess. So they want a distraction somewhere else, so that they can come back with their importance, that they are the ones who are the problem solvers of the world issue. But right now, Europe is going through a mess of its own. You must have read about it, that in Nuremberg, of all places, massive protests have happened by the farmers. Massive. You should see the pictures of that. The massive protests are happening against the policies of the World Economic Forum and the globalists. इसमें लिखा हुआ है, climate scam, net zero, and carbon and nitrogen reducing hoaxes are being used to bankrupt farmers so that globalists can control the food supplies. That's very important. This is what is happening right now. There was a movie I saw when I was growing up. His name is Soylent Green, Soylet Green. Charlton Heston ki movie hai wo. You see the movie, I was frightened when I saw the movie. It's because what is happening today, there is no greenery, butter is a luxury, cream is a luxury. All those items, natural food products are, वो कहते हैं कि वो गायब हो गए. अब only synthetic food is available. And guess what? The most nutrient food is the Soylent Green biscuit, which the state takes the body,
Instead of cremating, they process it, and the product that comes out is a biscuit, which is the most nutrient biscuit, which is being distributed to people. And it's so tasty and so nice that people are going for there is virtually a street fight to get those biscuits when the state distributes them. You are looking at a scenario, artificial food. That's why you have a movement of, natural food and organic food or organic butter. There's a counter movement happening. So you are looking at a scenario, I'll tell you, that the skirmish between India and China will be based for the food part, because we are the two largest populations in the world. I sometimes feel if a thought has struck me, it has struck many other people. And my thought is that how can China not see the wisdom of collaborating with India and creating the Asian supremacy and Asian bloc rather than fight with India? That is something which beats me. But I feel that China would like to be the world power. They know America is declining. They know Europe is flat. They want to come up and assert themselves. And the only country that they are afraid of is India. वो एक ही म्यान में दो तलवारों वाले की बात हो जाती है. तो China will want to show down India, but they know now कि भैया 6 फुट का है, 200 पाउंड वजन है, अगर युद्ध करेंगे तो हम मार खा भी सकते हैं. That is something which China cannot handle. They cannot handle the slap on the face. So this is what they are afraid of, and they know that India of today is not India of 1962 और नेहरू गांधी खानदान की सिस्टम में नहीं है. अब इंडिया जो है, राम जी का इंडिया है, वो उठ के खड़े हो गए धनुष बाण लेकर के. अब वो जो है, it will not be the same war. And there are evidences they tried, they got it. I feel, although Major Gaurav Arya is a very smart military analyst, he says, कुछ ना कुछ तो होगा, मुक्कामारी होगी. Yes, that's possible. After winning 2 first sets, you lose a match, Grand Slam match. That can happen. So, you be prepared for this skirmish. And India is ready for the skirmish. आना है तो आ जाओ, देख लेंगे. So there is a renewed intent in Indian mindset. So I think China war will not happen. But मुक्कामारी हो सकती है. Testing of resolve हो सकता है. China does that, incremental intrusions. हमारे में एक प्रवृत्ति है हमारी कि चलो दे दो, जाने दो यार. जैसे नेहरू ने कहा था ना कि not a blade of grass grows in Aksai Chin. So, शायद काश नेहरू ने अपना हेड दे दिया होता उस वक्त में, तो India would have benefited much more. But I think China has begun to recognize that it's better to collaborate with India. They are only trying to collaborate on a higher position, that I'm number one, you are number two. That's the only thing Chinese geopoliticians and strategists are trying to establish. नेहरू ने अपने सिर को लद्दाख समझ लिया था कि वहां भी कुछ नहीं उगता, उसके सिर पे भी कुछ नहीं उगता था, दोनों गंजे हैं. I call Nehru by one definition. He is a classic example of path to hell is paved with good intentions. So now at this point in time, I even doubt his intentions. So he was, in my opinion, at the moment, I feel he did, Nehru Khandan and his Nakli Gandhis have done the biggest damage to India. And Rahul Gandhi should be participating in Bharat Chodo Yatra, not Bharat Jodo Yatra. उसको कोई यात्रा करने की जरूरत नहीं है. शरद जी, देश कपूर जी, और उसके बाद वाइंड अप. हाँ, तो श्रोतागण जो भी सुन रहे हैं, शाही जी गोड़ लागू छे. बेगूसराय कैसा है बेगूसराय? हम लोग हिंदी में ही बोलेंगे, और जितने भी श्रोतागण हिंदी का रिक्वेस्ट कर रहे हैं, so we are reading your message, हम लोग हिंदी में ही बोलेंगे. तो thank you for letting us know. तो हिंद महासागर, इंडियन ओशन, राइट, if I am not wrong. तो हिंद महासागर में क्यों वेस्ट इतना इंटरेस्ट ले रहा है? तो हमारे ट्रम्प बाबा जो हैं, उन्होंने इंडो पैसिफिक करके एक कमांड सेंटर बना के, विजनरी ट्रम्प जी चले गए, उन्होंने बनाया था. ही न्यू कि ये सब होगा. तो देखिए श्रोतागण, कहना सिर्फ ये है कि वर्ल्ड वॉर 2, वर्ल्ड वॉर 1, जर्मनी का भी इन्वेडर था. जर्मनी ने जो भी किया ज्यूज के लिए, सभी कुछ, सारे कुकर्म उसने जब उस समय किया, तो पनिशमेंट किसको मिला?
आप इस पे सोचिए, पनिशमेंट एक एशियन कंट्री जापान को मिला जहां हिरोशिमा और नागासाकी पे वेस्ट ने एटम बॉम्ब फोड़ा। बिल्कुल। तो आप उस कंफ्यूजन में ना रहें। वेस्ट को पता है कि अभी हम लोग बॉर्डर से शुरुआत किए थे बात करने का। बॉर्डर को पुश किया जाएगा आपके आपके क्षेत्र में, बॉम्ब यहाँ गिरेगी, लड़ाई, लोग यहाँ मरेंगे, यहीं के लोग, चाहे वो इस्लामिस्ट फॉर्म में आए, चाहे वो चाइना के फॉर्म में आए, यहीं के लोग यहीं के लोगों को मारेंगे। आप क्या समझ रहे हैं? अभी तक आप सीखे नहीं। और ये जो हमारे शी जिनपिंग भाई साहब हैं, जो मोदी जी से चेन्नई में हाथ मिला रहे थे, और ही हैड ऑलरेडी प्लान्ड, इससे बड़ा कुकर्म और इससे बड़ा घृणित और कावर्ड वाला जो एक्ट है, वो कोई नहीं कर सकता है। तो अब आप सोचेंगे कि भारत फिर क्या कर रहा है, जयशंकर जी क्या कर रहे हैं, क्यों वो नहीं जोड़ रहे हैं? तो भाई चाइना में तो जयशंकर जी का भी नहीं दाल गल रहा है। उनकी जापानीज पत्नी जो है, सेकंड पत्नी जो है, पहली पत्नी का डेथ होने के बाद उन्होंने शादी किया था, वो हमें साउथ कोरिया, जो कि अमेरिका का पिट्ठू है, और साउथ कोरिया जो एक रीजनेबली गुड पावर है इन वेस्टर्न माइंडसेट, वहां भी अगर आप सर्वे करेंगे, वहां का ट्रेंड देखेंगे, तो एंटी इंडिया जो राम भूमि को लेके जो 15-12 देश में साउथ कोरिया जो है वो नंबर 5 पे आता है एंटी इंडिया रैंड में। देश जी, ये एक नया रिपोर्ट है। साउथ कोरिया, जिसको हम समझते हैं कि बहुत फ्रेंडली कंट्री है, वेस्टर्न कंट्री है, हमें नॉर्थ कोरिया से पंगा लेना चाहिए। वी हैव टू चेंज आवर थिंकिंग एंड वी हैव टू डू थिंकिंग मोर ऑन अ ग्राउंड लेवल। क्या रियलिटी है? तो आपको नॉर्थ कोरियन जितना हेट नहीं करते हैं, उतना आपको साउथ कोरियन हेट करते हैं। चाहे उनके फेमस यूट्यूबर लड़के लोग का आप इंडिया रिलेटेड आप रेसिस्ट वो सब देखिए, यूट्यूब देखिए, या उस कंट्री का पूरा ओवरऑल देखिए, वो अपने आप को एक बहुत बड़ा पावर समझता है, और वो अभी तक आपके साथ नहीं जुड़ा। आप सिर्फ चाइना को ब्लेम कर रहे हैं। आप फिलीपींस देखिए। तो एशियंस को प्रॉब्लम है इंडियंस को एक्सेप्ट करने में। एशियन मींस आई एम सेइंग पीपल विद अ मंगोलाइड रेस। इनको प्रॉब्लम है। इनको हमको जापान के थ्रू विन कर सकते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा जो सबसे बड़े मित्र थे जापान के, जो वाराणसी में आए थे मोदी जी के साथ, वो अब नहीं रहे। तो इट विल बी अ चैलेंज, बट देखते हैं। आई थिंक हमें प्रयासरत्न रहना चाहिए, लेकिन ये जो लड़ाई है ये हिंद महासागर में ही होगी। देश कपूर जी, इतने सारे पॉइंट्स आपने छेड़े, मेरे को ये समझ नहीं आता मैं शुरू कहाँ से करूं और किस बारे में बात करूं। हिंद कोरिया के महासागर बारे में, एंड वेस्ट, यही हाँ बोलिए। चलो उसके बारे में बात करते हैं। तो हिंद महासागर जो है, मेरे विचार में तो आई थिंक उसका रीजन ये है कि जो मैक्सिमम पॉपुलेशन अगर हम ले लें और जो ट्रेड ले लें, और ट्रेड एक चीज़ है, फिर उसके बाद ऑयल एंड गैस, अगर हम वो सारी चीज़ों को एक साथ मिलाएं अगर हम, तो हिंद महासागर जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट निकल के आता है बाहर। क्योंकि अगर हम अटलांटिक साइड पे जाएं तो इतना इम्पोर्टेंट चीज़ें उस तरफ नहीं हो रही, और पैसिफिक में तो सिवाय रशिया और यूएस के आमने सामने होने के और कुछ वहाँ खास ऐसा एक्टिविटी खास होती नहीं है। यहाँ इंडियन ओशन जो है वो अभी से नहीं, बहुत सालों से, एंशियंट टाइम से मेन एक वाटरवे रहा है, और वो आगे भी रहेगा, क्योंकि सारी जो सिविलाइजेशंस हैं वो यहीं पर पैदा हुई हैं और यहीं पर बनी हैं। बाकी जगह तो सिर्फ कॉन्क्वेस्ट हुए हैं, राइट? अगर हम देखें चाइनीज सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन, सुमेरिया, वो सब जो अगर हम लेके चले, ईरानियन, पर्शियन सिविलाइजेशन, वो सब इसी के आसपास हुई हैं। बाकी जगह तो लोग सिर्फ कॉन्कर करने के लिए गए थे। और वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन को, जैसे गांधी जी ने बोला था कि दैट विल बी अ गुड आइडिया, जब उनसे पूछा गया व्हाट डू यू थिंक अबाउट वेस्टर्न सिविलाइजेशन, ही सेज दैट वुड बी अ गुड आइडिया। तो वो वाला सिचुएशन है। तो इस वजह से, क्योंकि ये हमेशा से ही एक मेन वाटरवे रहा है, मेन कनेक्टर रहा है ऑफ मेन सिविलाइजेशंस एंड मेन ट्रेडिंग रूट्स, ये हमेशा ही इम्पोर्टेंट रहेगा।
और इसीलिए लड़ाई भी इस तरफ की ही होगी। तो वो तो एक ये बात होगी। आपने कोरिया के बारे में बोला, आई थिंक मैंने एक जगह ये देखा था शरद जी के, और ये बात मेरे को सही भी लगी कि कोरियंस जो हैं वो काफी रेसिस्ट हैं फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। उनको ऐसा लगता है दे हैव दिस एग्जैजरेटेड मतलब आइडिया यू नो अबाउट दिमसेल्व्स, एक सुपरमिसिस्ट आइडिया है उनका। वो तो कॉलोनी है, वो तो क्रिश्चियन कैथोलिक और अमेरिकन कॉलोनी है साउथ कोरिया तो। हाँ, पर वो अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं, वो बाकियों को कोई भी हो उसको बहुत बहुत खराब ट्रीट करते हैं। अब उनको दे विल गेट अ रूड एंड दे हैव डन अ लॉट। मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने काम नहीं किया, उन्होंने बहुत काम किया। वो कहाँ थे आज से 50-60 साल पहले और कहाँ पहुंच गए हैं, उसके लिए तो उनको उनका नमन करना चाहिए। भाई आपने कमाल कर दिया। पर वो इस पूरे खेल के अंदर ये भूल गए कि ये हमेशा एक साइक्लिकल चीज होती है, और जब एक कंट्री के पास सिर्फ एक ऐसी जनरेशन हो जो बहुत हार्डवर्क करके वहां लाई हो, तो नेक्स्ट जनरेशन अक्सर लेजी होती है, और ऐसे ही वहां हो रहा है इस समय। जापान के साथ भी यही प्रॉब्लम हो रही है, और चाइना के साथ भी यही प्रॉब्लम आगे होगी। भारत के साथ ऐसा अभी हुआ नहीं है, और अगले कम से कम 100 साल तक तो मुझे दिखाई नहीं देता कि ऐसा होगा, क्योंकि हर जगह हर जनरेशन पिछली जनरेशन से ज़्यादा हार्ड वर्क करके या ज़्यादा पुश करके आगे बढ़ रही है, नए नए अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ रही है, नए ट्रेड और कंपनीज बन रही हैं। आज जैसे अगर हम देखें, कितने ही यूनिकॉर्न्स बना दिए हैं और कितने ही स्टार्टअप्स बन रहे हैं। तो उस हिसाब से मैं देखूं कि उनको थोड़ी ह्यूमिलिटी उनकी ज़रूरत है। उनके पास वो भी उन्होंने देखा नहीं है कि जब चीज़ें जब नीचे गिरती हैं तो उनका इम्पैक्ट होता क्या है, वो उनको अभी सीखना बाकी है। तो आगे का जो है वो इंडियन ओशन ही मेन रहेगा मेरे हिसाब से तो अभी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, विभूति झा जी का फ्रॉम जयपुर डायलॉग एंड ऑल्सो प्रोमिनेंट मीडिया पर्सनालिटी इन द यूएस, शरद मोहन जी बीजेपी के मतलब हेड बोला जाएगा अमेरिका में, एंड ऑल्सो फॉर कंट्रीब्यूटिंग 6 बुक्स टू द वर्ल्ड, और देश कपूर जी फॉर दृष्टिकोण। आप सभी लोग दृष्टिकोण जरूर देखिए, और देश कपूर जी आपको बाकी बहुत जगह आपको दिखेंगे अभी थोड़े दिनों में, तो उधर भी आप उनको सुनिए। तो उनकी नई पुस्तक भी देखिए, और मेरी नई पुस्तक आ रही है, वो है नॉन फिक्शन लव स्टोरी। तो पहली बार मैं ऐसा लिख रहा हूँ, तो बहुत कुछ सीख भी रहा हूँ मैं इसमें। सो उसको भी आप देखेंगे तो आपको शायद अच्छा लगेगा, क्योंकि इस बार थोड़ा डिफरेंट राइटिंग होगा। तो थैंक यू ऑल वेरी मच पैनलिस्ट, आप जुड़े रहिए थोड़ी देर के लिए, एंड जय श्री राम। राम नाम का जप करिए, सब कुछ ठीक रहेगा, और जय श्री राम। जय श्री राम। हमारे शास्त्रों को भी पढ़ते रहिए। भगवान राम अमेरिका के भी भगवान है, और अगर उमर अब्दुल्ला परमेश्वर की खोज में अरब जाता है तो वो उससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है, ये भी आप देख लीजिए। भारत ही देवभूमि है, भारत ही देवभूमि है। भारतीय लोगों को भारत का ही धर्म फॉलो करना चाहिए, वेदों को ही, रामायण को ही फॉलो करना चाहिए। नमस्ते और जय जगन्नाथ।